क्योंकि ये जो सीसो हमारा जो स्पीसीज है ये बहुत ही हार्ड होता है और हैवी होता है। अब देखो सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, अगेन इट्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, सो वी कैन यूज इट इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो कहाँ मिलता है? जो लार्ज रिवर्स है ना उनके डेल्टा से मिलेंगे, सैलाइन स्वम्प से मिलेंगे, सुंदरबंस के वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना कि नहीं ये तो पेड़ मत काटना भाई, ये पेड़ अगर काट दोगे ना ये तो इसकी तो पूजा की जाती है, इसको मत काटो, ठीक है, तो सब नहीं, कोई नहीं काटेगा, सबके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस पेड़ का तो पूजा किया जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके ज्योग्राफी बुक का एक अनदर चैप्टर और एक अनदर टॉपिक विच इज अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। अब ये सिर्फ सिलेबस के लिए ही नहीं, हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी फॉरेस्ट है, कौन कौन से एवरग्रीन ट्रीज है जो हमें किस किस तरीके की स्पीसीज प्रोवाइड करती है। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए जो आप लोग को अभी तुरंत सुनना बहुत जरूरी है। ओके, बताती हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देख लो कि अगर आपको पता है कि आपको ज्योग्राफी में कोई 5 चैप्टर को ही अटेम्प्ट करना है, बट आपको सिर्फ 5 पढ़ के नहीं जाना, आपको 6 चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। जैसे कि देखो, पहले आपका आता है टोपोमैप। एक सेकेंड, कुछ ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, पहले आपको पता है कि आपका आता है टोपोमैप, राइट। फिर आता है आपका मैप पॉइंटिंग, उसके बाद आता है आपका एनी 5 चैप्टर्स जो आपको सेक्शन बी में अटेम्प्ट करने, राइट। हमारा सॉइल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एक चैप्टर। हमने वाटर रिसोर्सेस कर लिया विच इज ऑल्सो अ सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने ट्रांसपोर्ट कर लिया जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। हम आज कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर नंबर 4। अब हमने और एक्स्ट्रा में क्या क्या किया है, हमने कर लिया है मिनरल रिसोर्सेस। अब अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली एमसीक्यूज और मैप पॉइंटिंग तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज हो गया, हमारा हो गया है इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। तो 6 चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिया है। अब हम लोग जो आज करने वाले हैं वो हमारा नेचुरल वेजिटेशन, और इन सारी ही वीडियोस अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। तो 6 चैप्टर्स जो है वो थॉरोली आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद जो 3 चैप्टर है ना वो क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सॉरी एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, और हो गया आपका क्लाइमेट। तो ये 3 चैप्टर्स को ना आप एक्स्ट्रा में पकड़ के चलो, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। बट ये जो चैप्टर्स है ना, सॉइल, ठीक है, वाटर रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट, आई एम सॉरी, हाँ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स में ना वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। 10 इयर्स अच्छे से पढ़ लोगे ना अगर, तो इसमें कोई क्वेश्चन जो गिने चुने क्वेश्चन है ना वही सिर्फ बार बार आते हैं, तो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 4 चैप्टर्स इसको तो कंफर्म करके चलो कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपको यही अटेम्प्ट करने हैं, ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है, सबसे पहले बात है कि वो इंडिविजुअल चैप्टर है, उसमें कितना ही क्वेश्चन दे देगा वो लोग। अगर हम लोग 10 इयर्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, या फिर हम स्पेसिमेन पेपर्स देख लेते हैं, हम अगर हमारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर हम वो देख लेते हैं अच्छे से, तो हमारा सारे ही क्वेश्चंस चैप्टर्स जो है पूरा थॉरोली कवर अप हो जाएगा, एमसीक्यू कवर अप हो जाएगा, हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है चैप्टर का वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आज जो चैप्टर अभी आज पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ी अच्छे से पढ़ लो, समझ में नहीं आए कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछो, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी ही चैप्टर्स की नोट्स ऐड की रहती है, और हमारा ऐड किया रहता है करंट चैप्टर का नोट्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड किया रहता है पुरानी सारी ही वीडियोस की, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। देखो, ओके, नेचुरल वेजिटेशन is a vegetation which grows in the region all by itself without the interference of human activity। तो नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसी चीज है जो खुद से ही ग्रो होता है, वहां पे हम नहीं जाते पौधा लगाने, सीड्स लगाने, वाटरिंग करने, सनलाइट देने, हम नहीं पहुंचते हैं वहां पे वो जो वेजिटेशन है ना वो खुद से होता है, ऑल बाय इटसेल्फ होता है।
वहां पे ह्यूमन का कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होता, वहां ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो नेचुरली बिल्डअप होता है ऑल बाय इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर? ओके। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फॉरेस्ट। अब फ्लोरा एंड फ्लावर्स जो प्लांट्स है, फ्लोरा यानी कि जो हमारे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स है, जो फॉरेस्ट जो है उसमें ना एक थिन लाइन का डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है बट छोटा सा एक माइनर डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देखो फ्लोरा मतलब क्या होता है? लिस्टेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। फॉरेस्ट रेफर्स टू अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड श्रब्स। मतलब क्या, देखो फ्लोरा का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक कोई लिस्टेड स्पीसीज ऑफ प्लांट होगा उसे हम फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, बट फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़े से जमीन पर, ठीक है, एक बहुत बड़े जमीन पर लैंड कवर अप किया हुआ है ट्रीज एंड श्रब से, तो उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट। ओके, देखो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अब जहां पर वो पेड़ पौधे उग रहे हैं ना, जहां वो पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है, उसमें वो पर्टिकुलर जगह बहुत सारे क्लाइमेट से, बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। क्या क्या चीजें हैं वो देखो, पहला है टेम्परेचर, रेनफॉल, ऑल्टीट्यूड। अब इंडिया के पास ना बहुत वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है, वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, जो हर रीजन से दूसरे रीजन में ना डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे सारे ही पेड़ बड़े बड़े हैं तो दूसरी जगह पे सारा पेड़ बड़ा बड़ा ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कहीं एक जगह पर सारे पत्ते गिर जाते हैं तो कहीं एक जगह पर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ पत्ते ही है जो गिरते हैं पेड़ों पे से। ठीक है, तो हर डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे ना अपना जो फॉरेस्ट है, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है, वो डिफरेंट तरीके से ग्रो होता है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा वेजिटेशन जो ऑल बाय इटसेल्फ ग्रो होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब स्टार्ट करेंगे क्या करके हमारी सारी फॉरेस्ट। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, क्वेश्चंस मैक्सिमम इसमें से ही आते हैं। ओके, पहला पढ़ेंगे। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखो कि जितना भी फॉरेस्ट आप लोग पढ़ने वाले हो ना, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो आप लोग पढ़ोगे इसमें क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या पढ़ोगे? पर्टिकुलर फॉरेस्ट का दो चीज, पहला उसका रेनफॉल कितना है, ठीक है, और दूसरा उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये पहला चीज आप लोग को जो पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तीसरा पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फॉरेस्ट। ठीक है, चौथा पढ़ना है कि इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट या प्लांट्स में कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है। ठीक है, हो गया। तो ये चार चीज आपको कवर अप करने हैं सारे ही फॉरेस्ट में। क्लियर? अब देखते हैं हम फॉरेस्ट हमारी कौन कौन सी थी। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो पहले क्या देखेंगे हम? रेनफॉल, फिर देखेंगे टेम्परेचर क्या है। क्लियर? देखो फॉरेस्ट कहां ग्रो होता है? रीजन जहां मिलता है, जहां पर देखो रीजन विच रिसीव मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो इट्स वेरी सिंपल, जिस जगह पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिसीव होगा वहां मिलेगा हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव्स rainfall more than 250 centimeter and temperature varies from 25 degree Celsius to 27 degree Celsius। ये हमारा है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो क्या क्या है, कहाँ मिलता है ये फॉरेस्ट? ऑब्वियसली इतना रेनफॉल है ना, 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल है भाई, तो कहाँ मिलेगा? उस जगह पर जहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव होता हो। राइट, देखो कहाँ मिलता है? एरिया जहाँ हैवी रेनफॉल है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इन जगहों पर क्योंकि हैवी रेनफॉल मिलता है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है? रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। जहां हैवी रेनफॉल है, अंडमान निकोबार, आसाम के अपर पार्ट्स हो गए, तमिलनाडु के कोस्ट हो गया, तो वहां हमें मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर? ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है इस पर्टिकुलर ट्री का? देखो ट्रीज जो है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज है, ये कितने हाइट तक जाते हैं? इनका हाइट होता है मैक्सिमम 60 मीटर्स या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रीज है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, इनका मैक्सिमम हाइट रीच कितना होता है? 60 मीटर्स, और इट कैन बी मोर देन दैट। क्लियर? ओके।
There is rich growth of plant life because the region receives more than 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। और देखो सिंपल है, क्योंकि इसमें इन जगहों पर मिलता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, और अगर हैवी रेनफॉल है ना तो इस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो जिंदगी है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज रिच ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। तो प्लांट लाइफ का ना एकदम पूरा धड़ाधड़ ग्रोथ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन को 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिसीव हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली वाटर, ठीक है। देखो there is no definite season for the plants to shed their leaves. All trees do not shed their leaves at the same time, hence these forests always appear green. Simple है, ऐसा होता है ना कि ठंड के मौसम में कुछ पत्ते गिर गए तो पेड़ जो है वो सारा सूखा हो गया, पेड़ मुरझा गया, तो वो सब कुछ नहीं होता यहाँ पे। इसमें इधर इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का ट्री शेड होने के लिए, लीव्स शेड होने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन नहीं है, ठीक है। तो ये ना ऐसा है कि किसी भी टाइम पे पत्ते गिर जाते हैं, लीव्स शेड हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है वो हमेशा हमेशा ग्रीन ही अपीयर करता है, ठीक है, बिकॉज इसके जो लीव्स हैं वो सीजन वाइज शेड नहीं होते, कभी कभी बीच में कोई एक आध हो गया तो हो गया, बस उसके अलावा कभी भी शेड नहीं होता। तो इसी वजह से रीजन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट है हमारा वो हमेशा ग्रीन अपीयर करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब कुछ कुछ स्पीसीज है जो हमें नेचुरल वेजिटेशन के एवरग्रीन फॉरेस्ट से मिलता है। पहला क्या है? रोजवुड। तो रोजवुड अगर हमें मिल रहा है ना तो हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे इसे? फर्नीचर बना सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड इज यूज्ड एज डेकोरेटिव वुड फॉर कार्विंग एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल प्लाईवुड्स। सिंपल कि ये अगर हम रोजवुड हमें अगर मिल रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से तो हम उसे कहाँ यूटिलाइज करेंगे? फर्नीचर बनाएंगे, ठीक है। डेकोरेटिव वुड्स के लिए यूज करेंगे, भाई अगर हमको डेकोरेटिव वुड्स को कार्व करना है तो हम वहां यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लाईबोर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो रोजवुड जो हमें मिल रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से, उसकी यूजेस क्या क्या है वो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा? इबोनी। तो इबोनी इट इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल कार्विंग एंड फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट गुड्स, पियानो कीज एंड कास्केट्स। तो इबोनी जो है ना वो हम यूज करते हैं कहाँ चीज को इस्तेमाल करने के लिए, क्या क्या चीजें बनाने के लिए। जैसे मान लो सपोज हम अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं उसके लिए काम आ सकता है, अगर हम कोई स्पोर्ट गुड्स बना रहे हैं तो उसके लिए काम आ सकता है, पियानो कीज बना रहे हैं उसके लिए काम आ सकता है, कास्केट्स बनाने के लिए काम आ सकता है हमारा इबोनी स्पीसीज, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा चापलास, यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग एंड मेकिंग फर्नीचर एंड पैकिंग बॉक्सेस। तो अगर हम कोई मान लो शिप बिल्डिंग कर रहे हैं या फर्नीचर्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई बॉक्स पैक कर रहे हैं तो उन सारी चीजों को हम किस चीज से बनाएंगे? हम उसे बनाएंगे चापलास से, जो हमें मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। क्लियर? ओके। गुरजान देखो किस लिए यूज होता है गुरजान हमारा? इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर मेकिंग पैकिंग बॉक्सेस, टी बॉक्सेस, पैनलिंग एंड फ्लोरिंग। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरेज एंड वैगन कंस्ट्रक्शंस। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या क्या चीज के लिए यूज होता है गुरजान हमारा? इट इज यूज्ड फॉर, अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो वहां हम गुरजान पीस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बॉक्सेस पैक कर रहे हैं तो वहां हम गुरजान पीस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टी बॉक्सेस बना रहे हैं तो वहां पे हम गुरजान पीसेस यूज कर सकते हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी स्पीसीज हैं उनके नाम और उनके क्या क्या यूजेस है हमें वो लर्न करना होगा। क्लियर? ओके। टेल्सर क्या है? देखो हम अगर कोई ब्रिज बनाते हैं, अगर कोई बोट्स बना रहे हैं, कार्ट्स बना रहे हैं तो वहां हम यूज करते हैं टेल्सर। ओके। सिक्स्थ, सीसो। क्योंकि ये वुड बहुत हार्ड और हैवी होता है, as the wood is hard and heavy, it is used in construction, furniture making and for making bullock carts, agriculture implements and musical instruments। क्योंकि ये जो सीसो हमारा जो स्पीसीज है ये बहुत ही हार्ड होता है और हैवी होता है, तो हम इसे कहाँ यूज करते हैं? फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर हम बुलॉक कार्ट्स बना रहे हैं तो वहां पे काम आएगा। अगर हम कोई एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं तो वहां भी हम अपने सीसो स्पीसीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टून। टून यूज होता है ऑब्वियसली हमारा जो चाय है ना, चाय जो हम सब पीते हैं तो उसका जो टी बॉक्सेस होता है हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टून। अगर हम टॉयज बना रहे हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं टून। अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं टून। तो दीज आर द यूजेस ऑफ टून। तो ये कुछ स्पीसीज है जो आपको लर्न करने होंगे, उनके यूजेस भी लर्न करना होगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेम चीज, अगर आपको यहाँ पे फिर से जाना है, रेनफॉल क्या है? रेनफॉल क्या होगा उसमें? कितना था? मोर देन 250 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे क्या है? बिटवीन 200 सेंटीमीटर, तो 200 से 100 सेंटीमीटर के अंदर में ही इसकी रेनफॉल रिसीव होती है। और टेम्परेचर कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस टू 27। और वहां पे कितना था? 25 टू 27। यहाँ पे कितना है? 24 टू 27। क्लियर? ओके।
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट ओडिशा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहां हमें मिल जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? देखो क्या क्या है, वेस्ट ओडिशा में मिलेगा हमें, ईस्टर्न स्लोप्स मिलेगा, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, और जितना भी नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां सारा मिल जाएगा हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? देखो, इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लार्जली फाउंड इन इंडिया। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई फॉरेस्ट फाइंड किया जाता है ना, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस। इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? ओके। Based on the availability of water, these forests can be classified into moist deciduous forest and dry deciduous forest. अब जिस तरीके से इसको जिस तरीके से पानी मिलता है, पानी का अवेलेबिलिटी मिलता है, उस तरीके से हम पर्टिकुलर इस फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा हो गया ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फ्रॉम 6 to 8 weeks टू कंजर्व वाटर। और ये जो पर्टिकुलर ट्रीज है ना, ये ट्रीज के जो फॉरेस्ट है वो लीव्स शेड करते हैं कंटिन्यूअस 6 से 8 वीक्स तक वाटर कंजर्व करने के लिए। ओके। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल टिम्बर। और ये जो पर्टिकुलर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, ये हमें सबसे अच्छा चीज क्या देता है? वैल्यूएबल टिम्बर प्रोवाइड करता है हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? तो ये थी हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, इसके कुछ स्पीसीज पढ़ लेते हैं। पहला है साल। साल, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बीम्स। जो होता है ना घर बनाते वक्त जो हम बीम्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वहां यूज कर सकते हैं साल। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बीम्स, डोर्स एंड विंडो पोस्ट। अगर आप बीम्स बना रहे हो तो आप साल यूज कर सकते हो, डोर्स के लिए यूज कर सकते हो, विंडो पोस्ट के लिए यूज कर सकते हो साल। क्लियर? ओके। टीक क्या है? It is hard and durable and thus is used in construction, shipbuilding, making furniture, railway carriages and bridges. अब क्योंकि बहुत ही हार्ड है और बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही हैवी होता है, तो इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इसे हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। अगर कोई शिप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फर्नीचर्स बना रहे हैं, या रेलवे कैरेजेस बना रहे हैं, या ब्रिजेस बना रहे हैं, तो वहां हम टीक यूज करते हैं, जो हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से मिलता है। क्लियर? ओके। शीशम, ये बहुत ही हार्ड एंड ड्यूरेबल है। इट्स वुड इज वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर मेकिंग एंड फॉर मेकिंग बुलॉक कार्ट्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है, अगेन इट्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, सो वी कैन यूज इट इन कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? हम लोग इसे यूज कर सकते हैं बुलॉक कार्ट्स बनाने के लिए। सेम अगेन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम कोई डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल कार्विंग कर रहे हैं तो हम वहां भी यूज कर सकते हैं हमारा स्पीसीज शीशा। ओके ओके, चलो। महुआ, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फ्रूट। अब महुआ के फ्रूट से ना हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? व्हाइल वाइन इज मेड फ्रॉम इट्स फ्लावर्स। वेरी सिंपल, महुआ से ना जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये फ्रूट है, इस फ्रूट से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ऑयल मिल गया, और इसके फ्लावर से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं वाइन। तो इस पर्टिकुलर महुआ से हम दो चीज ले सकते हैं, एक है हमारा ऑयल और दूसरा है हम वाइन बना सकते हैं इसके फ्लावर से। क्लियर? ओके। पैलेस देखो, लीव्स आर यूज्ड फॉर रेयरिंग शेलक वर्म्स। तो हम इसे यूज करते हैं शेलक वर्म्स को रेयर करने के लिए, रेयरेंट है। ओके। सेमल देखो, एज इट्स टिम्बर इज सॉफ्ट एंड व्हाइट, क्योंकि इसके टिम्बर बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत व्हाइटिश होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, पैकिंग केसेस, मैच बॉक्सेस एंड प्लाईवुड। A soft fiber is yielded from its fruit which is used in pillows. Very easy, देखो क्या लिखा है कि क्योंकि ये व्हाइट एंड सॉफ्ट है ना, तो इसे हम कहाँ यूज करेंगे? इसे हम यूज करते हैं टॉयज बनाने में, केसेस को पैक करने में यूज करते हैं, मैच बॉक्सेस बनाने में यूज करते हैं, प्लाईवुड बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही हम इसे यूज करते हैं, देखो, अ सॉफ्ट फाइबर इज यील्डेड फ्रॉम इट्स फ्रूट। इसके फ्रूट से ना हम सॉफ्ट फाइबर निकालते हैं, जो फाइबर हम कहाँ यूज कर सकते हैं? अपने पिल्लोज में। ठीक है, तो सिंपल है कि फ्रूट्स के इस जो पर्टिकुलर फ्रूट्स है ना, सेमुल फ्रूट से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक सॉफ्ट फाइबर जो हम यूज करते हैं अपने पिल्लोज में। ठीक है, ओके। सैंडलवुड देखो, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग aromatic substances and for extracting sandalwood oil. It is in great demand in India and abroad. तो क्या लिखा है देखो, हम इसे यूज कर सकते हैं स्टैचू बनाने में, कोई ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट बनाने में, और साथ ही इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये अब्रॉड में भी बहुत बड़े नंबर्स में यूज किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट।
Carrot's word hard wool is used for making plugs, handles for knives, daggers and swords. तो ये जो खैर है ना बहुत हार्डवुड है, तो ये हार्डवुड से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इससे तलवार, हम बनाएंगे इससे चाकू, हम बनाएंगे इससे डैगर्स. ओके, नेक्स्ट एक्सल वुड यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, किचन कैबिनेट्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट्स एंड वार्डरोब्स. ओके, तो हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं किचन में, ठीक है, रेडियोज में यूज कर सकते हैं, टीवी कैबिनेट्स में यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं वार्डरोब्स में. क्लियर, तो ये हो गया हमारा एक्सल वुड, खैर, सैंडलवुड. तो ये था कुछ स्पीसीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. क्लियर, ओके. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट. देखो अगेन सेम चीज, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेजिटेशन ऑकर्स इन द रीजन्स व्हिच रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. अच्छा एक चेंजेस कर लेना आप लोग, यहाँ पे 70 नहीं, यहाँ 50 होगा. ओके 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. टेम्परेचर कितना है इसका, अगेन 25 से 27 डिग्री सेल्सियस. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. इट इज फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट, जैसे मान लो पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हो गए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो वहां हमें मिल जाएगा ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट. Now what are the characteristic features of tropical desert forest? First one is trees are stunted with large patches of coarse grasses. अब trees बहुत ही stunted है, इसमें coarse grasses रहते हैं. Okay, plants have long roots which go out deep into the soil in search of water. अब plants के जो roots है ना वो soil के बहुत ही deep अंदर में रहते हैं water के लिए. ठीक है, अगर मान लो उनको वाटर चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, सॉइल के एकदम डीप अंदर जाएंगे ना. तो ये जो इस पर्टिकुलर प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल के बहुत ही डीप अंडरग्राउंड रहते हैं. ठीक है, लीव्स इसके बहुत ही वैक्सी होते हैं, इट्स स्मॉल एंड थिक टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. तो इस पर्टिकुलर ट्रीज के जो लीव्स है दे आर वेरी वैक्सी स्मॉल, ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो सके. ओके, अब ट्रांसपिरेशन क्या पता होगा ना आप लोगों को, लॉस ऑफ वाटर जो होता है. Okay. Main species of trees are acacias, palms, euphorbia and cacti. कुछ species हैं tropical desert forest के. ठीक है, तो ये था हमारा tropical desert forest. Clear? Okay. अभी देखो कुछ species है इसमें. पहला है bear. Its fruit is used for making beverages and pickles. इसके जो fruit होते हैं ना उसमें हम अचार या beverages बना सकते हैं. ठीक है, इसके its wood is used for boat ribs, agricultural implements and charcoal. तो इसके वुड्स इतने हार्ड होते हैं ना, इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बोट के रिब्स के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स में यूज कर सकते हैं और चारकोल में यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बाबुल. देखो द ट्रीज बार्क एंड गम हैव मेडिसिनल वैल्यू. तो ये जो बाबुल है ना, जो स्पीस है, इसके जो बार्क होते हैं ना, ट्रीज के जो बार्क होते हैं, वो पर्टिकुलर बार्क को हम मेडिसिनल वैल्यूज में यूज कर सकते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज कर सकते हैं. क्लियर, नेक्स्ट डेट पाम यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट. Its syrup is used for testing sore throat, cold and fever. अगर आपको बहुत गले में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, आप ठंडा फील कर रहे हो, ठंड लग रहा है आपको, तो आप क्या पी सकते हो, आप खा सकते हो डेट पाम. ओके, नेक्स्ट नीम. It has medicinal properties. It is effective in treating diabetes, allergies, ulcers and several others. तो नीम जो पत्ता होता है ना वो हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई एलर्जीज है तो हम उसमें नीम इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, so these were the species of tropical desert forest. Okay, now next. अब littoral forest क्या होता है, climatic condition. These forests are found in wet marshy areas, in river deltas and swampy areas along the sea coast. तो कहाँ मिलता है हमें littoral forest कहाँ मिलता है, जहाँ पे एरिया जो है वो बहुत ही वेट और मार्शी होगा ना, वहां हमें मिलेगा littoral forest. Clear? Okay. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दे आर मेनली फाउंड इन द डेल्टास ऑफ लार्ज रिवर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सलाइन स्वैम्प्स ऑफ द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. तो कहाँ मिलता है, जो लार्ज रिवर्स है ना उनके डेल्टा से मिलेंगे, सलाइन स्वैम्प से मिलेंगे, सुंदरबंस के वेस्ट बंगाल में मिलेंगे. ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, और कुछ कोस्टल एरिया जो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा का है तो वहां मिल जाएगा हमें लिटरल फॉरेस्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, देखो दीज फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन स्पीसीज ऑफ ट्रीज जनरली वैरिंग हाइट. अब इसमें ना बहुत सारे ट्रीज का हाइट सेम नहीं रहता, सब ट्रीज का हाइट अलग अलग रहता है. तो इसमें पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ना ट्रीज की जो हाइट है दे विल बी ऑफ डिफरेंट हाइट. ट्रंक्स ऑफ ट्रीज आर सपोर्टेड बाय सेवरल स्टिल्ट रूट्स व्हिच आर सबमर्ज्ड अंडरग्राउंड. देखो यहाँ पे कुछ रूट्स है ना, तो ये पानी समुद्र के ना अंदर में रहते हैं. ठीक है, देयर इज आल्सो अ रिच ग्रोथ ऑफ क्लाइंबर्स. और ऑब्वियसली क्लाइंबर्स जो होते हैं ना तो उनके बहुत ही रिच ग्रोथ होंगे, जो क्लाइंबर्स यानी कि
जो एक से दूसरे तक अटैच रहते हैं ना, देखो किस तरीके से एक दूसरे से अटैच है ना, तो इसे हम कहेंगे वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिटरल फॉरेस्ट। कुछ कुछ स्पीसीज क्या है, क्योरा, आमुर, सुंदरी, भाड़ा एंड केन्स। मैंग्रोव ट्रीज आर यूजफुल फॉर फ्यूल। इसे हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल। ओके, सुंदरी ट्रीज आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड इन बोट मेकिंग। इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, अगर हम बोट कंस्ट्रक्ट करें तो यूज कर सकते हैं, अगर हम कोई बोट मेकिंग करें तो वहां यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो सुंदरी ट्रीज हम यहाँ यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, लास्ट जो हमारा फॉरेस्ट है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ग्रोज इन द माउंटेनियस रीजन्स। ठीक है, ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि भाई माउंटेन रीजन्स होगा पक्का। As the temperature decreases with an increase in height, there is change in cover of natural vegetation on altitude. हमने क्या पढ़ा था कि हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, पढ़ा था ना हमने। तो सेम चीज है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड, राइट। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप के माउंटेन फॉरेस्ट हैं, एक है नॉर्दर्न, एक है साउदर्न। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, देखो Northern mountain forests include the Himalayan moist temperate forest, Himalayan dry temperate forest and alpine forest, Himalayan moist temperate forest. ठीक है, तो ये कुछ कुछ ट्रीज हैं जो हमारे नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट में रहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है पर्टिकुलर ट्री का, 100 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है, और इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत कम होगा ना, तो कितना होगा, 12 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो कहाँ मिल सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या है हमारा, कश्मीर जोन, सिक्किम जोन या फिर अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर, ओके। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है, देखो दीज फॉरेस्ट हैव मिक्स्ड स्पीसीज ऑफ ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज एंड कॉनिफर्स। दीज फॉरेस्ट आल्सो कंटेन स्क्रब्स, क्रीपर्स एंड फर्न्स। तो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में क्या क्या है, स्क्रब्स है, क्रीपर्स है, फर्न्स है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। क्लियर, ओके। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या है, देखो सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर, ओक है इसके स्पीस, फिर स्प्रूस, डिओडार, सेडर, मैपल, यू एंड बिर्च। टिम्बर ऑफ द फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इस फॉरेस्ट के जो टिम्बर है उसे हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलो ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट देखो, तो 5 ट्रीज हम लोगों ने पढ़ा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटरल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। 5 के आपको रेनफॉल पढ़ने हैं, टेम्परेचर पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ना है, उनका इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या है वो पढ़ना है, स्पीसीज का यूजेस भी पढ़ना है, और साथ में पढ़ना है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलो अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है। एफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव शुड बी लॉन्च्ड एंड सेलिब्रेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो हमने अगर हम एफॉरेस्टेशन यानी कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं या वन महोत्सव है, तो वो ना लार्ज नंबर ऑफ स्केल में इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए वन महोत्सव और एफॉरेस्टेशन को। ठीक है, दिस विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वन ऑफ द अदर वेज ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर इज द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स शुड बी गिवन विद द ट्री प्लांटेशन। बहुत अच्छा चीज लिखा है, देखो क्या लिखा है, इस तरीके से क्या होगा ना कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जाएगा कि भाई हमें पेड़ लगाना है। सिंपल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है तो क्या करो, लोगों में फेस्टिवल्स के टाइम पे उनको बोलो कि भाई ये पेड़ लो, आप लगाना, गिफ्ट के तौर पे पेड़ दो। अभी ना नया नया आ गया है, मॉडर्न चीजें आ गई हैं कि लोग ना लोगों को गिफ्ट देते हैं प्लांट्स। जैसे मैंने भी दिया था अपनी एक फ्रेंड को, वो रोज प्लांट था तो मैंने उसको दिया था। तो हम अगर प्लांट्स दे रहे तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और उसको गिफ्ट भी अच्छा दे रहे हैं, तो वो प्लांट्स का ग्रोथ तो करेगी, है ना, तो वो प्लांट लगाएगी, वो ग्रोथ होगा उस पर्टिकुलर प्लांट का, तो हमारे लिए अच्छा है। तो ना ये कोशिश करो कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो ना तो वहां पे आप प्लांट्स दो, कुछ सीड्स दो, ताकि वो ग्रो अप कर सके। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट शुड कॉशियसली गिव परमिट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द कटिंग ऑफ टिम्बर। और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप लोग टिम्बर्स कट मत करो। ठीक है, ओके। One of the ways in which tribals protect the forest is by declaring a large patch of forest as sacred groups, because these are worshipped by the government. Trees in the sacred groups are considered sacred and are not allowed to be cut. अगर हम ये बोल देंगे ना कि भाई नहीं नहीं पर्टिकुलर पेड़ का पूजा करते हैं हम, नहीं नहीं पर्टिकुलर पेड़ का वर्शिप करते हैं हम, पूजा करते हैं पर्टिकुलर पेड़ का, तो लोगों में ना एक माइंडसेट आएगा कि अच्छा इसका पूजा किया जाता है, नहीं नहीं इसे तो नहीं काटेंगे भाई, हमें पाप चढ़ेगा। आप कोशिश करोगे, मानो सिंपल आप चल रहे हो ना रास्ते में, जाओ ऐसे किसी चीज को छू के ना ऐसे प्रणाम करो, आपके पीछे पीछे ना सारे लोग आएंगे, अच्छा इसको प्रणाम करना है क्या, इसको प्रणाम करना है, सब करेंगे। तो ये ना हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना कि नहीं ये तो पेड़ मत काटना भाई, ये पेड़ अगर काट दोगे ना, ये तो इसकी तो पूजा की जाती है, इसको मत काटो, ठीक है,
तो सब नहीं, कोई नहीं काटेगा, सबके दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस पेड़ का तो पूजा किया जाता है, नहीं काटेंगे भाई, पाप चढ़ेगा, माफ करो भाई, हमें नहीं काटना। तो ये घोषित कर दो कि भाई सारी चीजों की ना हम वर्शिप करते हैं, तो उसे कट नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो JFM है ना, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडिंग फॉरेस्ट। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1998। वाओ, ये प्रोग्राम 1998 से चल रहा है। बिकॉज ये जो लोकल कम्युनिटीज है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भाई फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हम करेंगे, तो उन लोग को राइट्स दिया जाता है कि भाई ठीक है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स को आप यूज करो और गेट अ शेयर इन टिम्बर हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कुछ स्टेट है, जैसे देखो उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गए, तो इनमें ना ये JFM का प्रैक्टिसेस चलते हैं। उड़ीसा और गुजरात में जो JFM है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इसका प्रोग्राम चलता है गुजरात एंड ओडिशा में, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज होना चाहिए जो कि हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट देन द सेम और मोर नंबर ऑफ ट्रीज व्हिच आर वेल्ड शुड बी प्लांटेड। सिंपल है, अगर आपको पता है कि भाई टिम्बर का इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे ना, तो कुछ चीजें हैं जिसमें लोगों का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, आप टिम्बर काट रहे हो, काट लिए, ठीक है, तो एक पौधा और लगा दो, रिप्लेस करो, जितना काटोगे उतना लगाओ, तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप अगर पेड़ काट रहे हो अपने यूजेस के लिए, तो एक पेड़ लगाओ भी बदले में, ठीक है, ओके। अगर हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए डैम्स बिल्ड करेंगे ना, तो लैंड का समर्जेंस हो जाएगा, फॉरेस्ट एरिया खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा फॉरेस्ट एरिया। बिल्डिंग ऑफ स्मॉल चेक डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स गोज अ लॉन्ग वे, not only in providing water to farmers for irrigation, but also in recharging the groundwater. This will ensure that forest cover is not depleted because of the building of large dams. अगर आप ना बड़ा बड़ा डैम्स बना रहे हो पर्पसेस के लिए, कुछ मल्टीपर्पसेस के लिए बना रहे हो, तो वहां पे क्या होता है ना, हमारा जो लैंड है वो कहीं समर्ज हो जाता है, हमारा जो जमीन है, जो फॉरेस्ट एरिया, वो खत्म हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है, ओके। लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड पावर एंड टाइडल एनर्जी रिजल्ट्स इन सेविंग वुड which is commonly used as a source of energy in the rural areas. अगर आप सोलर एनर्जी यूज करते हो, विंड एनर्जी यूज कर रहे हो, टाइडल एनर्जी यूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां हम जो वुड्स का रिक्वायरमेंट होता है ना, वहां हमारा वुड्स का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपको वुड्स चाहिए नहीं तो पेड़ कटेंगे नहीं, पेड़ कटेंगे नहीं तो क्या होगा, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ कुछ मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब सिलेबस में आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें इन्वॉल्व होता है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, विच इन्वॉल्व्स बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। दिस इज अ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच ट्रीज और श्रब्स आर प्लांटेड एंड ग्रोन अमॉन्ग क्रॉप्स और इन पैस्चर लैंड्स। तो जो ऐसा जमीन होगा ना, वहां पे हम श्रब्स हो या ट्रीज हो को उनको प्लांट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे एक मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम ट्रीज को कल्टीवेट करते हैं, तो दिस आर कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला, ताकि हम अपने सॉइल की एबिलिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, मेक द बेस्ट यूज ऑफ सॉइल, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, अपने सारे ही अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके हम। सॉरी गाइस, वेट अ सेकंड, हाँ, अपने सारे ही अवेलेबल रिसोर्सेज का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि मान लो हो गया हमारा सॉइल। टू ऑब्टेन वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर हम चाहते हैं कि भाई इस सेम पीस ऑफ लैंड में सॉइल का इस्तेमाल भी हो जाए, हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी मिल जाए, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, ठीक है। To check the possibility of soil erosion and floods by planting trees in croplands to maintain the ecological balance along with the proper use of farm resources. तो अगर हम मान लो इस तरीके से farm resources को इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम अपने पूरे environment में, पूरे surroundings में एक ecological balance बना के रखेंगे। तो इसीलिए ये सब objectives होता है agro forestry का, ठीक है। अब पढ़ेंगे social forestry. Social forestry refers to the management and protection of forest with the help of local communities. अगर मान लो अपने local communities का हम help लेते हैं कि भाई पेड़ लगाइए, कुछ अवेयरनेस जगाएंगे वहां पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री, जहां पे हमने लोकल कम्युनिटीज का हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स है सोशल फॉरेस्ट्री। देखो, पहला क्या है, रिकॉग्नाइज करो, रिस्टोर करो, रीएलोकेट करो सारे फॉरेस्ट लैंड्स को, ताकि हम अपने मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर काम कर सके, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू डेवलप द रिक्वायर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू अचीव द अबव एम्स। अगर हम मान लो हमें पता है कि भाई कुछ चीजों को फुलफिल करना होगा, जो हमारा सोशल नीड्स है, इकोनॉमिकल नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स, अगर हम उसे फुलफिल कर देंगे, तो आप ऐसे बातें हमने लोकल कम्युनिटीज के हेल्प से सोशल फॉरेस्ट्री कर पाएंगे। क्लियर, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम वुड, फॉडर, टिम्बर और सारे माइनर फॉरेस्ट्स को रूरल पीपल को दे सके। टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को बनाएंगे तो हमें उसके लिए तो रॉ मटेरियल्स उनको देना पड़ेगा ना,
तुम्हारा इंडस्ट्री भी ग्रोथ होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें सॉइल कंजर्व करना है, हमें वाटर कंजर्वेशन करनी होगी, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग काउ डंग एज मैन्योर। अगर हम मान लो काउ डंग के मैन्योर को काउ डंग यूज करेंगे एज अ मैन्योर ना, तो वहां क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो सिंपल है, आपने क्या क्या पढ़ा, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, माउंटेन एंड लिटरल फॉरेस्ट्स का एनुअल रेनफॉल, उनका टेम्परेचर, उनकी स्पीसीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 चीज पढ़ा है आप लोगों ने पांचों फॉरेस्ट के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें आपको 4-5 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद हमने पढ़ा है सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, वो क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। चैप्टर छोटा था ना, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो चैप्टर तो खत्म हो गया है, बट जानना है कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई प्लीज पढ़ो फटाफट से। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, वो भी स्टार्टिंग चैप्टर से। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।